जिस तरीके से सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगी है, वैसे ही हम आपको टैक्स के मोर्चे पर लगातार आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसलिए चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ मामला, हम आपके हर उलझन को दूर करने की कोशिश करते हैं और हर बार हमारे साथ एक खास टैक्स गुरु होते हैं। और इस बार की टैक्स गुरु हैं गौरी चड्ढा। गौरी चड्ढा से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। सरकार ने इनकम टैक्स से जुड़ी कई सारी तारीखों में किया बदलाव, साथ ही टीडीएस और टीसीएस में दी कटौती। लेकिन कैसे मिलेगा आपको इसका पूरा फायदा? अगर आप लॉकडाउन की वजह से देश में ज्यादा समय तक रह लिए हैं तो एनआरआई को किस तरह से मिलेगी राहत? अगर विदेश से आपको 20 लाख रुपए से ज्यादा की आ रही कमीशन, तो क्या आपको मिलेगा कंपोजिशन स्कीम का फायदा? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले शो की शुरुआत करते हैं गौरी आपसे कि सरकार ने पिछले दिनों जो राहत दी है टीडीएस और टीसीएस के मोर्चे पर, उस टीडीएस और टीसीएस के मोर्चे पर 25% की रियायत पाने के लिए आखिर क्या करना पड़ेगा टैक्स पेयर्स को? देखिए, अभी जो हाल ही में फैसला लिया गया है कि टीडीएस और टीसीएस के रेट्स में 25% की कटौती हो जाएगी, तो इसमें कुछ लोग हैं जो इस दायरे से बाहर हो जाएंगे। यानी कि अगर आप अपना पैन और आधार नहीं देते हैं तो आप हायर टैक्स रेट पे आते हैं, यानी कि 20% का आपका टीडीएस कटता है। इसलिए अगर आपने पैन और आधार नहीं दिया तो आपके ऊपर ये कम रेट्स लागू नहीं होंगे। साथ ही ये सैलरीड क्लास के लिए नहीं है। जिनका सैलरी पे टीडीएस कटता है वो जैसा कट रहा था अभी भी वैसा ही कटेगा। अगर आपने कैश ज्यादा विड्रॉ करा है बैंक से और उस पर जो टीडीएस लगता है, या कोई फॉरेन रेमिटेंस करी है और उस पर जो टीडीएस लगता है, वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब देखते हैं इसमें इंक्लूडेड क्या है। इसके अलावा जितने सेक्शंस हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है, जैसे 194J, 194I, ऐसे 194C जितने सेक्शंस हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बात बता दूं कि टीडीएस का रेट कम होना इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टैक्स रेट कम हो गया है। टैक्स जब आप अपनी देनदारी देखेंगे, जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा और आप अपने टैक्स की देनदारी बना के अपनी रिटर्न भरेंगे, तब आपको वो जो बैलेंस टैक्स है, जो आपका टीडीएस नहीं कटा, वो आपको टैक्स के उसको जमा कराना पड़ेगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि टीडीएस और टीसीएस दोनों तरह की बात की गई है। काफी लोगों का फोन आया मेरे पास कि टीडीएस और टीसीएस में आखिर क्या अंतर है और किस तरह से हमें अपने रिटर्न फाइलिंग में या फिर इसका फायदा उठाने के लिए इस अंतर को समझना जरूरी है। देखिए, टीडीएस और टीसीएस में जो मूल अंतर है वो ये है कि जो टीडीएस होता है वो कटता है, यानी कि जो पेमेंट कर रहा है वो उस टीडीएस को काट के पेमेंट करता है। जो टीसीएस होता है वो कलेक्ट होता है, यानी कि जिससे आप पेमेंट ले रहे हैं, जो सेलर है वो बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब टीडीएस कटता है, जैसे हम देखते हैं सैलरी पे कटता है, प्रोफेशनल सर्विसेज पे कटता है, रेंट पे कटता है, ऐसी कुछ सर्विसेज पे टीडीएस कटता है। टीसीएस के लिए कुछ स्पेसिफाइड चीजें हैं, जैसे कि स्क्रैप पे लगता है, ज्वेलरी की कुछ लिमिट है, अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं उस लिमिट से ऊपर तो उस पर टीसीएस लगता है। तो ये एक मूल अंतर है टीडीएस और टीसीएस का। बिल्कुल, मैं समझ गया कि दर्शकों को दो बातों का खास ख्याल रखना होगा। पहली बात, अपने पैन और आधार की जानकारी देनी होगी। दूसरी बात, ये टैक्स की देनदारी कम नहीं हो रही है, बल्कि अपफ्रंट जो आपको टैक्स चुकाना पड़ता था उसमें आपको राहत मिल रही है। एक और महत्वपूर्ण बात गौरी, अगर मुझे चलते चलते समझा दें कि कुछ तारीखों में सरकार ने बदलाव किया है, दर्शकों को बता दीजिए वो तारीख क्या क्या है जिससे बदलाव किया गया, जिससे उनको राहत मिलने वाली है। जो इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स होती हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, यानी 31 जुलाई और 30 अक्टूबर, वो बढ़ा करके 30 नवंबर कर दी गई है। अगर हम देखें टैक्स ऑडिट तो उसकी लास्ट डेट होती है 30 सितंबर, उसको भी बढ़ा करके अक्टूबर कर दिया गया है। और अगर हम देखें विवाद से विश्वास स्कीम, उसकी जो लास्ट डेट थी 30 जून थी, उसको बढ़ा करके अब 31 दिसंबर कर दिया है। और लक्ष्मण, कुछ टाइम बारिंग असेसमेंट्स थी जो 30 सितंबर तक टाइम बार्ड हो रही थी, उनकी ड्यू डेट बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया है। जिनकी ड्यू डेट टाइम बारिंग डेट 31 मार्च 2021 थी, उसको बढ़ा करके अब 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन की वजह से कई लोग इनकम टैक्स की तारीखों पे अपनी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे थे, उनको एक राहत देने की कोशिश की गई है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं कानपुर से दिनेश मेहरोत्रा साहब। दिनेश जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर, नमस्कार सर। एक्चुअली मैं जो हूँ स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ। नमस्कार। और मेरी एज 65 है। मेरे पास एक फ्लैट है जो मैं 6,000 पर बेचना चाहता हूँ। इस टाइम पे मैं दोबारा परचेज नहीं करना चाहता हूँ, तो कैसे हमको कैपिटल गेन बचाया जा सकता है
और इसमें हमको अपनी बेटी की शादी भी करनी है। ये पैसा हम अपनी बेटी की शादी में लगाना चाहते हैं, तो कैपिटल गेन कैसे बचेगा, कैसे इनकम टैक्स से मतलब एग्जम्प्ट हो पाएंगे? देखिए, आपको अगर कैपिटल गेन टैक्स बचाना है तो आपको जो रिसीट्स आई हैं अपनी फ्लैट को या जो भी प्रॉपर्टी आपने बेची है उसको बेचने के बाद उसको कुछ जगह पे इन्वेस्ट करना होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी नहीं करा और वो टोटली आपके डिस्पोजल पे आ जाए और आप अपनी बेटी की शादी में वो पैसा लगा दें। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा पैसा आप अपनी बेटी की शादी में लगा दें तो आपको उस पर टैक्स चुकाना होगा और उसके बाद ही आप उसको लगा पाएंगे। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको टैक्स नहीं देना, तो आपके पास दो विकल्प हैं। मैं मान के चल रही हूँ आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप सेक्शन 54 के तहत या तो 1 साल पहले या 2 साल बाद प्रॉपर्टी बेचने के उस कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप खरीद लें, या बेचने के बाद 3 साल के अंदर अंदर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप बना लें, कंस्ट्रक्ट कर लें। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं आपको और प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, तो सेक्शन 54 EC के तहत कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स होते हैं, उसमें 5 साल के लिए आप उस पैसे को निवेश कर दें तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो चलिए, अगर टैक्स बचाना चाहते हैं दिनेश जी तो आपके पास ये दोनों विकल्प हैं, इन दोनों में से किसी एक को आप अपना सकते हैं। अगला सवाल आया है ईमेल के जरिए शंकर आमटे जी का। इनका सवाल बेहद दिलचस्प है। दरअसल इनको साल 2018 में देरी से ग्रेच्युटी मिलने पर ब्याज मिला था और जो ब्याज इनकी आय में जुड़ गया। अब दिक्कत ये हुई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 22,000 रुपये टैक्स चुकाने के लिए कहा जा रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि जब ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं लगता है तो ग्रेच्युटी पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स क्यों मांगा जा रहा है? देखिए लक्ष्मण, पहले तो मैं ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ग्रेच्युटी पे बिल्कुल ही टैक्स नहीं लगता। शायद गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो ग्रेच्युटी होती है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी ग्रेच्युटी में कुछ एग्जेम्पशन दी जाती है। उसकी एक कैलकुलेशन होती है, 3 कैलकुलेशन बताई गई हैं, उसमें जो सबसे कम होती है वो एग्जेम्पशन उनको दी जाती है। जिसमें पहली है जो आपने लास्ट सैलरी ड्रॉ करी है इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 15/26। दूसरा है 20 लाख रुपए, जो लिमिट पहले 10 लाख होती थी उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। और तीसरा है एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड। तो या तो मैं ये मान के चलूँ कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इसलिए इनकी जो टैक्स की ग्रेच्युटी की लायबिलिटी है वो 0 है, या वो इनमें से लीस्ट में फॉल करते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि इंटरेस्ट ऑन ग्रेच्युटी का क्या होगा। तो जो इंटरेस्ट ऑन ग्रेच्युटी होता है वो टैक्सेबल होता है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ने, जो डिपार्टमेंट ने जो नोटिस इशू करा है टैक्स की देनदारी का, वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है उस पर टैक्स चुकाना होगा। चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से शिवम कंसल जी। शिवम जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 इस साल मुझे शेयर से काफी ज्यादा लॉस हुआ है, मतलब 2-4 लाख के आसपास। पर पिछले साल जैसे फाइनेंशियल ईयर 17-18 कई सालों से शेयर का प्रॉफिट हो रहा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि इस साल हम वो उन सालों की हमने रिटर्न में नहीं दिखाया। गौरी बताइए क्या है इनके मुश्किल का हल? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ ये कहना चाह रहे हैं कि इनका इस साल शेयर्स में लॉस हुआ है, पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट हुआ था और वो प्रॉफिट उन्होंने शायद अपनी रिटर्न में नहीं दिखाया है। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि इस साल लॉस दिखाएं या ना दिखाएं, जो मैं इनका क्वेश्चन समझ पाई हूँ। तो देखिए, पिछले सालों में आपने अगर प्रॉफिट नहीं दिखाया तो आपको दिखाना चाहिए था, वो आपसे गलती हुई है। अब उस केस में अगर नोटिस आता है तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट करना होगा। हो सकता है आपको नोटिस ना भी आए। जो पिछले साल की रिटर्न है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 और असेसमेंट ईयर 19-20 की रिटर्न है, उसको आप अभी भी रिवाइज कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च थी। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसको डेट को बढ़ा करके 30 जून कर दिया गया है। तो मेरी सलाह यह है कि आप उस रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए, उसमें आप अपना प्रॉफिट डिस्क्लोज कर दीजिए और इस साल में आप अपना लॉस दिखा दीजिए। इस साल अगर आप लॉस दिखाते हैं तो पिछले रिटर्न से कोई लिंक नहीं है उसका। आप ये नहीं कह सकते कि इस साल अगर लॉस दिखा दिया तो पिछले सालों का भी नोटिस आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो अलग तरीके से देखा जाएगा, ये अलग तरीके से देखा जाएगा। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सरकार ने एनआरआई को टैक्स के मोर्चे पर क्या दी है राहत और इसे राहत पाने के लिए क्या करना होगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो टैक्स गुरु। दरअसल इनकम टैक्स कानून ये कहता है कि एक समय से ज़्यादा अगर आप भारत में रहते हैं तो आपके इनकम टैक्स के कुछ कानून लागू हो जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इस लॉकडाउन की वजह से कई लोग नहीं चाहते हुए भारत में उस तय समय सीमा से ज़्यादा रह गए। ऐसे में सरकार ने उनको कुछ रियायतें दी हैं। गौरी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये रियायतें क्या दी हैं, उन रियायतों का फ़ायदा उठाने के लिए किन किन शर्तों को पूरा करना होगा? देखिए लक्ष्मण, सेक्शन 6 बताता है कि कोई इंडिया में रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, उसके जब ये पता लगता है कि उनमें से वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, उस हिसाब से उनकी टैक्स की देनदारी डिसाइड होती है और ये डिसाइड होता है कि उनको इंडिया में रिटर्न भरनी है या नहीं भरनी है। तो अब हुआ क्या कि लॉकडाउन के चलते कुछ लोग देश में एंटर तो कर गए लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जा पाए क्योंकि सारी एयर सुविधा भी बंद हो चुकी थी और देश में लॉकडाउन हो चुका था। तो बहुत लोगों ने रिप्रेजेंटेशंस भेजी सरकार के पास और कहा कि इनको कुछ राहत दी जाए इसको देख करके। तो सरकार ने कहा कि अगर आप 22 मार्च से पहले इंडिया में आए और आप 31 मार्च तक वापस नहीं जा पाए क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था देश में, तो हम ये जो पीरियड है या आपका जो इंडिया में स्टे है उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। या आप 1 मार्च के बाद आपको क्वारंटीन में रखा गया और 31 मार्च तक आप अपने दूसरे देश वापस नहीं जा पाए, तो भी हम आपको इंडिया में जो आपका कैलकुलेशन होगा डेज का, उसमें इस पीरियड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है इससे बहुत लोगों को फायदा होने वाला है जो अपनी टैक्स प्लानिंग इस हिसाब से करते हैं कि वो कितने दिन इंडिया में रहें और कितने दिन इंडिया से बाहर रहें। चलिए, मुझे लगता है उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत राहत की बात है कि जो लोग भारत में रह गए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ कानपुर से अरविंद सिंह साहब हैं। अरविंद जी, बताइए कैसे आपकी उलझन दूर की जाए? नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, मैं कानपुर से ग्राम हरिबरुआ बिजनंद का निवासी हूँ सर, और मैं एक मध्यम वर्ग किसान परिवार से आता हूँ सर, और 2 वर्ष पूर्व ही मैंने इंजीनियरिंग करके एक MNC में कार्यरत हूँ और मेरी वार्षिक आय तकरीबन 25 लाख है, जो कि वेरिएबल मिला के करीबन 30 लाख जाती है सर। तो सर, जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो इस कारणवश मेरा परिवार और मेरा रुझान जो है वो किसानी की तरफ से जुड़ा हुआ है। तो इस वर्ष मैंने जो 30 लाख की मेरी जो आमदनी हुई, उसमें से मैंने 15 लाख रुपए का सागौन, जिसको टीक बोलते हैं, वो मैंने अपने खेतों में लगवाई है और उसकी फसल करीब तकरीबन 8 वर्ष बाद ही लागत का जो भी हमारा देगी वो हमको 8 वर्ष बाद देगी। तो अभी मुझे हर वर्ष उसमें कुछ ना कुछ लगाना ही होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मैं खेती में मेरे द्वारा लगाया हुआ पैसा रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, या मैं टैक्स की छूट का हकदार हो सकता हूँ, या अगर मैं हर वर्ष खेती में कुछ लगाता हूँ और अपनी प्राइवेट नौकरी में कार्यरत होते हुए? देखिए, ये तो आप जानते ही होंगे, जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है वो पूरी की पूरी टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, ये आपको शायद पता ही होगा। लेकिन अगर आपके पास एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा आ रही है और उसके साथ आपकी कोई और इनकम है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है 2.5 लाख से ज़्यादा, तो आपकी जो इनकम है वो टैक्सेबल हो जाती है और उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो क्योंकि अब आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आपको वहाँ से भी इनकम आ रही होगी, तो अब आपकी जो एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है उसमें पार्शियल इंटीग्रेशन होगी। अब जैसा आपने बताया कि आपको अभी लॉस होगा क्योंकि अभी आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, आप सिर्फ पैसा उसमें लगा रहे हैं अपनी ज़मीन पे, तो आप उसको बिल्कुल अपनी रिटर्न में दिखाइए। अभी आपको कोई इमीडिएट फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि अभी आपको कोई टैक्स में बचत हो जाएगी, लेकिन जब आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 8 साल तक, तो जब आप आगे के सालों में आपको प्रॉफिट होगा, एग्रीकल्चरल इनकम होगी, तो आप उसकी एडजस्टमेंट कर पाएंगे। तो अभी आप उसको दिखाएं ज़रूर। चलिए, मुझे लगता है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो गया है। हालांकि बता दूं कि सिर्फ इनकम टैक्स पेयर्स ही नहीं बल्कि GST फाइल करने वाले लोगों की उलझनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस लॉकडाउन की वजह से। तो अब इनकम टैक्स के मामलों को यहीं विराम देते हैं और शुरू करते हैं GST से जुड़े सवालों का जवाब देने का सिलसिला। GST के मुद्दे पर हमारे साथ सबसे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं मुंबई से दीपेश जोशी साहब। दीपेश जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? 17-18 फाइनेंशियल ईयर में मैंने GSTR 3 भी भरे थे, वो रिटर्न भरने में मैंने कुछ मिस्टेक की थी। ठीक है।
और उसके वजह से मेरी लायबिलिटी जो जीएसटी का जो पोर्टल होता है उसमें मेरी लायबिलिटी बहुत बढ़ गई है। लेकिन जो मेरा एक्चुअल परचेज और सेल का जो डेटा जो है उसके हिसाब से मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, उल्टा मेरी जीएसटी एक्सेस गवर्नमेंट से लेना बनता है। तो इस परिस्थिति में मुझे नोटिस आई थी और उसका मैंने रिप्लाई भी किया था और मैं जीएसटी ऑफिस में भी गया था और उनको मिला भी था। लेकिन अभी मुझे करना क्या चाहिए, मुझे ये बताइए आप। देखिए सबसे पहले तो आपने जो गलती करी थी जीएसटीआर 3B में, वो आपको अगले महीनों में रेक्टिफाई कर लेनी चाहिए थी वो, लेकिन आपने शायद नहीं करी है। तो अब आप एक काम करिए, आपका जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 की एनुअल रिटर्न जानी थी उसकी भी डेट अब निकल चुकी है, आप उसमें रेक्टिफाई कर सकते थे, लेकिन आप अभी भी उसको भर सकते हैं विद लेट फीस। तो आप एनुअल रिटर्न भरिए, उसमें आप सारी सही जानकारी दीजिए, हो सके तो किसी प्रोफेशनल की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और आप पहले ही गलती कर चुके हैं। तो आप उस रिटर्न को भरिए और साथ ही जो आपका अब रिफंड बनेगा उसके लिए आपको RFD 01 फाइल करना होगा और आपका रिफंड आ जाएगा। मैं आपको एक और केस लॉ बताना चाहती हूँ। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है एयरटेल के केस में, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 17-18 में ही उन्होंने कुछ इनपुट ज़्यादा ले लिया था क्योंकि उस टाइम पे 2A नहीं होती थी, तो सरकार ने उनको मैनुअल रिविजन भी अलाउ करी है। तो आप डिपार्टमेंट जाके ये भी एक सोल्यूशन देख सकते हैं कि अगर वो परमिट करते हैं इस केस लॉ को बेसिस लेके, अगर नहीं करते तो एनुअल रिटर्न के जरिए तो आप जरूर ही इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से सचिन गुप्ता जी। सचिन जी बताइए क्या सवाल है आपके। सर मेरा सवाल है, मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, तो उसमें कमर्शियल रेंट पे टैक्स दे रहा हूँ जीएसटी का, लेकिन अगर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे देता हूँ तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? देखिए कमर्शियल प्रॉपर्टी पे बिल्कुल जीएसटी लगता है, लेकिन जहाँ तक बात आती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज हो रही है, यानी कि वहाँ पे कोई ऑफिस या कुछ नहीं खुला, तो उस पर जीएसटी बिल्कुल लगेगा नहीं, वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। चलिए तो आप खुश हो जाइए, जीएसटी इस पर नहीं लगेगा, जीएसटी बिल्कुल एग्जेम्प्ट है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर विदेश से आपको 20 लाख रुपए से ज्यादा की मिल रही है कमीशन, तो क्या कंपोजिशन स्कीम का मिलेगा आपको फायदा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल शो जी टैक्स गुरु, जिसमें हम आप बात कर रहे हैं जीएसटी से जुड़े सवालों को लेकर के। अगले कॉलर हमारे साथ हैं जीएसटी से जुड़े सवाल लेकर के, इंदौर से गजेंद्र भंडारी साहब। भंडारी साहब पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मेरी जो है इनकम है फॉरेन करेंसी में, यूएस डॉलर में कमीशन की जो आती है 16 to 17 लाख पर ईयर की रहती है। मुझे जो जानकारी है कि 20 लाख से अबव के अंदर आपको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है क्या? पहले तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि इसके बाद में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा क्या 20 लाख के ऊपर? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या 20 लाख से ऊपर यदि जाते हैं तो हमें क्या कंपोजिशन के लिए जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? और वो रजिस्ट्रेशन भी क्या मतलब मार्च के पहले कराना पड़ेगा या पहले अभी से ही करा के रखना पड़ेगा, यदि हमें 20 लाख से ऊपर की जाते हुए दिख रही है तो? मेरा ये क्वेश्चन। आपको ये कमीशन किस चीज की कमीशन आती है? आप यहाँ पे क्या काम करते हैं जिसकी कमीशन आती है? मेरा जो नेचर क्या है उसका? चाइना की एक कंपनी का मेरा पूरा इंडिया का सोल मार्केटिंग एजेंट हूँ। यहाँ पे मैं ऑर्डर प्रोक्यूर करके वहाँ पे उन्हीं कंपनी के नाम से देता हूँ, और वो कंपनी भी डायरेक्ट वहाँ पे जिस कंपनी का ऑर्डर आया उनको डायरेक्ट सेल्स करती है, और वही सारा कस्टम क्लियरेंस उनका काम है। मेरा सिर्फ ऑर्डर प्रोक्यूरमेंट और कमीशन मेरे अकाउंट में आता है। ठीक है, देखिए जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है उसके हिसाब से ये पता लग रहा है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया में है, यानी कि आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं कर रहे हैं, आपका जो बिजनेस है वो इंडिया में ही रन कर रहा है, चाहे आपको फॉरेन करेंसी में कमीशन आ रही है। तो आपके केस में जीएसटी अगर 20 लाख के ऊपर थ्रेशोल्ड के जाएगा तो आपको जीएसटी चार्ज करना होगा। और जहाँ तक आपने पूछा कि आपको ये कब करना होगा, मार्च से पहले करना होगा या बाद में करना होगा, तो देखिए ये इसकी जो डेट होती है वो विद इन 30 डेज ऑफ व्हेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड 20 लाख क्रॉस कर जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा और फिर चार्ज करके सरकार को जमा करा के अपनी बाकायदा सारी रिटर्न भरनी होंगी। गौरी, इन्होंने एक सवाल पूछा कंपोजिशन को लेकर के, उस पर क्या आपकी राय है?
देखिए, जो कॉम्पोजिशन को लेकर के इन्होंने सवाल पूछा है, मेरे हिसाब से ये कॉम्पोजिशन स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएंगे। जो उन्होंने 20 लाख की लिमिट बोली, वो 20 लाख की लिमिट नहीं है, कॉम्पोजिशन में हायर लिमिट है, लेकिन ये इसलिए नहीं इसका फायदा उठा सकते क्योंकि इनकी इंटर स्टेट सप्लाई होगी, और जिनकी भी इंटर स्टेट सप्लाई होती है वो कॉम्पोजिशन के दायरे से बाहर हो जाते हैं, वो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाते। आपने बहुत बड़ी बात बताई कि इंटर स्टेट सप्लाई है, इस वजह से इनको कंपोजिशन का फायदा नहीं मिलेगा, भले ही सीलिंग के दायरे में हो या सीलिंग से ऊपर हो। चलिए, मुझे लगता है कि इनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल टैक्स गुरु में इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सवाल है इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, लेकिन अपने सवालों के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, और गौरी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए।